नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 1 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेहराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा अध्यापन का लगभग 32 वर्षों का अनुभव है और मेरे जो दो सहयोगी हैं वो भी बहुत लंबे अनुभव के साथ आप लोगों के समक्ष रूबरू होंगे। मेरे दूसरे सहयोगी हैं प्रोफेसर शाहुल हमीद साहब। उनका 25 से अधिक वर्षों का अध्यापन अनुभव है और तीसरे सहयोगी डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी साहब भी 10 साल से अधिक अध्यापन का अनुभव रखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स द्वारा की गई पहल के तहत हम लोग व्याख्यानों की श्रृंखला में पहले व्याख्यान वाले सप्ताह यानी पहले सप्ताह के व्याख्यान में शोध की अवधारणा से संबंधित विविध संदर्भों पर चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग जो मूलभूत विषय हैं शोध से संबंधित, जैसे उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके तत्व, उसकी उपयोगिता और महत्व को उसमें शामिल करेंगे। पहला व्याख्यान जिसका शीर्षक है शोध की अवधारणा, तो आइए हम लोग इस व्याख्यान के सिलसिले को आरंभ करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे शोध शब्द पर और उसके आशय पर। शोध शब्द अंग्रेजी के रिसर्च से बना है, जिसमें री का अर्थ है पुनः और सर्च का अर्थ है खोज करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बार बार या गहनता से खोज करना। शोध के लिए अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, खोज, अनुशीलन, परिशीलन, अन्वीक्षण इत्यादि अन्य शब्दों को भी पर्याय के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। शोध को मराठी में संशोधन और जैसा कि आपसे पहले ही बताया गया कि अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। शोध एक सुनियोजित, व्यवस्थित, तार्किक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय या समस्या के संबंध में नए ज्ञान की खोज करना, मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करना या किसी समस्या का समाधान खोजना होता है। व्यवस्थित शोध एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है जिसमें विशिष्ट चरण होते हैं, जैसे समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष इसमें शामिल होते हैं। यह मनमाना या आकस्मिक प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, यह तार्किक और वस्तुनिष्ठ तर्क पर आधारित होता है और शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों या पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तथ्यों और प्रमाणों पर केंद्रित होता है। इसके आधार के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वस्तुतः इसमें सर्वथा नवीन सृष्टि के बजाय अज्ञात को ज्ञात करने का भाव होता है। मानव बुद्धिमान होने के कारण अपनी सचेता अवस्था से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। बुद्धि सम्मत और विकास के आरंभिक चरण के बाद उसकी जिज्ञासा का आरंभ आत्मा, जगत और परमात्मा को जानने की इच्छा से होता है। इन तीनों से संबंधित प्रश्न और इनके आपस में परस्पर संबंध को लेकर के उसके भीतर की जिज्ञासा उसे झकझोरती रहती है। ज्ञान की प्यास कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए दूसरे भौतिक तथा आध्यात्मिक रहस्यों को तथ्य रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नरत
मानव अपनी ज्ञान संपदा को बढ़ाता रहता है। उल्लेखनीय है कि ज्ञान का एक बड़ा क्षेत्र सहज इंद्रिय गम्य होता है, परंतु इसके अतिरिक्त ऐसा भी क्षेत्र होता है जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है। अलौकिक ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है। प्रश्न कितने भी खड़ी किए जाए, संदेह भी व्यक्त किया जाए, परंतु इसको एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता है। यानी कहने का आशय यह है कि अलौकिक ज्ञान को लेकर के भले ही एक वर्ग प्रश्न करता है, लेकिन संभावनाएं इसमें बरकरार रहती हैं। दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में मानवेतर शक्तियों की अवधारणा सदैव से चली आ रही है। अभी तो इतना ही नहीं, इसका धरातल भी अत्यंत विस्तृत है। कहने का आशय है कि वो ये है, बहुत सीमित क्षेत्र में मान्य अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और अधिकांश व्यक्ति विविध रूपों में इसे स्वीकार भी करते हैं। संसार की विविध धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों में मानवेतर शक्तियों और प्रकृति के विभिन्न उपादानों को लेकर के विविध प्रकार की मान्यताएं भी सदैव से ही व्याप्त रही हैं। लोक मान्यताओं के आधार पर चंद्रलोक में प्राणियों का अस्तित्व रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे। उनका विश्वास था कि चंद्रमा पृथ्वी का अंग है और वायु तथा जल के अभाव के कारण वहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। विज्ञान सम्मत दृष्टि से संचालित जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोगों ने प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया। परिणाम ये निकला कि बुद्धि के बल पर चंद्रमा तक पहुंचने में लोग सफल रहे और ये सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा पर जीवन सत्ता नहीं है। उसके आकार को लेकर के धार्मिक मान्यताओं को भी अंततः खंडित होना पड़ा। इसके बावजूद अभी भी चंद्रमा से जुड़े अधिकांश तथ्य अज्ञात ही हैं। उनकी खोज जारी है। तो कहने का आशय यह है कि खोज एक स्वतः प्रवाहमान प्रक्रिया है। ज्ञान के क्षेत्र में शोध का कार्य निरंतर जारी रहता है। ज्ञान सीमातीत होता है, इसलिए सदैव शोधार्थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता ही जाता है। उल्लेखनीय यह है कि इसी प्रवृत्ति के कारण जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों की शाश्वत मान्यता थी, वह मान्यता भी खंडित होती रहती है। परिस्थिति विशेष में भले ही विज्ञान के सिद्धांत अकाट्य हों, परंतु उनकी सत्यता सार्वकालिक नहीं होती है। पदार्थ का न्यूनतम अंश अणु माना जाता है। तत्पश्चात आधुनिक शोध से उसको भी विभाजित करके परमाणु का अस्तित्व सामने आता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के रूप में न्यूनतम अंश भी अस्तित्व में आ गए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक शाश्वत परंतु परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब हम शोध के लक्ष्य पर संक्षेप में विचार करेंगे। शोधकर्ता भूले हुए तथ्यों को पुनः प्रकाश में लाकर उसे पूर्व ज्ञान के श्रृंखला से जोड़ता भी है और उसे लोगों के समक्ष लाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन तत्वों के संबंध में जो खोज करता रहा है, वस्तुतः उसी के परिणाम के रूप में साहित्य, दर्शन, ज्योतिष विज्ञान आदि शास्त्रों के रूप में ज्ञान के विविध क्षेत्र निर्मित होते रहते हैं। ज्ञान की समस्त धाराएं मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम है। मन का स्वभाव ही मनन करना होता है। इसी स्वभाव के कारण वो
कभी ज्ञात तथ्यों का समर्थन करता है तो कभी उसकी नई व्याख्या करता है और इस प्रकार ज्ञान को अद्यतन बनाए रखता है। ये कहा जा सकता है कि भली भांति व्याख्यायित परिकल्पना सही समस्या को हल करने की व्यवस्थित तथा तटस्थ प्रक्रिया है और इसी का नाम शोध है। प्राचीन काल से ही यह प्रवृत्ति विद्यमान रही है। प्रत्येक युग में नए तथ्य, नए विचार आविष्कृत हुए हैं। पुराने विचारों को नवीन रूप देने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उल्लेखनीय ये भी है कि तथ्यों की युगानुरूप व्याख्या भी शोध का अंग मानी जाती है। अब हम शोध और विषय के अंतर संबंध पर भी संक्षेप में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। शोध को विशिष्ट संदर्भ यानी विषय की दृष्टि से देखा जाए तो यह व्यापक विषय क्षेत्र को अपने भीतर समाहित किए हुए होता है। शोध का मुख्य प्रयोजन अज्ञात की खोज से आरंभ होता है, इसलिए ज्ञान के अगाध भंडार से प्रकृति और मनुष्य की उपलब्धियों को खोजकर उन्हें विवेचित विश्लेषित करते हुए प्रस्तुत करना अंततः शोध का लक्ष्य होता है। ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार शोध के क्षेत्र के विस्तार के समानांतर ही होता है। कदाचित मनुष्य के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो शोध का विषय न बन सके। साहित्य और साहित्य की भांति सभी प्रकार के विषय शोध के क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं। यानी कहने का आशय ये है कि दूसरे ज्ञान के क्षेत्रों के समानांतर ही यह प्रक्रिया साहित्य के संदर्भ में भी लागू होती है। भारतीय परंपरा में संसार के समस्त ज्ञानों को काव्य रूप, शास्त्र और पुराण तथा इतिहास रूप के अंतर्गत रख करके ही देखा जाता है। विश्व का समस्त साहित्य काव्य रूप के अंतर्गत आता है। प्रकृति और मानव के जीवन का समग्र ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में समाहित होता है। इसे शास्त्र रूप की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। पुराण तथा इतिहास रूप के अंतर्गत साहित्य प्रकृति और मानव जीवन के विकास का अध्ययन होता है। ज्ञान के तीनों रूपों से संपृक्त सभी विषय शोध के निर्माण को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का आशय है कि शोध की जो प्रक्रिया होती है, शोध का जो लक्ष्य होता है, शोध का जो क्षेत्र होता है, वो प्रभावित होता है। लेकिन इसमें काव्य रूप का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्तर पर देखा जा सकता है। साहित्य का विस्तार इतना व्यापक होता है कि उससे जीवन का कोई भी विषय अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए शोध के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला यही क्षेत्र माना जा सकता है। यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विषयों की भांति एक मुद्दा यह भी विचारणीय है कि शोध विज्ञान है या कला है। तो संक्षेप में इस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शोध विज्ञान है अथवा कला? यह प्रश्न ज्ञान के क्षेत्र के दूसरे संदर्भों की भांति शोध को लेकर के भी खड़ा किया जाता है और किया जाता रहा है। उल्लेखनीय ये है कि विज्ञान और कला का प्रयोग जिन अर्थों में संस्कृत में हुआ है, उसके विपरीत जब शोध को विज्ञान अथवा कला के संदर्भ में हम विवेचित विश्लेषित करते हैं तो वास्तव में यह विज्ञान और कला अंग्रेजी के साइंस और आर्ट के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। शोध प्रविधि के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर उदय भान सिंह कहते हैं
व्यवस्थित ज्ञान को साइंस कहते हैं। उस ज्ञान का सुष्ठु उपयोग आर्ट या कला है। यहाँ पर स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी यांत्रिक वस्तु के निर्माण के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान विज्ञान है, परंतु उस ज्ञान के प्रयोग द्वारा निर्मित यांत्रिक रचना कला भी हो सकती है या होती है। स्पष्ट है कि विज्ञान और कला एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वस्तुतः शोध को निश्चित रूप से किसी एक क्षेत्र में यानी उसको केवल हम विज्ञान नहीं मान सकते या उसे हम केवल कला के रूप में रेखांकित नहीं कर सकते हैं। तो अब हम शोध की कतिपय परिभाषाओं पर भी विचार कर लेते हैं और शोध की ये परिभाषाएं शोध की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करेंगी। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल का नाम शोध है। सामाजिक विज्ञान के ज्ञान कोश के अनुसार अनुसंधान वस्तुओं प्रत्ययों आदि को कुशलता से व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यकरण द्वारा विज्ञान का विकास परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वो ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रिसर्च में री शब्द उतना पुनर्थक नहीं है जितना पौनः पुनीक अभिनिवेश और गंभीर प्रयत्न का द्योतक होता है। स्थूल अर्थ में वह नवीन और विस्मृत तथ्यों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं, और सूक्ष्म अर्थ में वो ज्ञात साहित्य के पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्या का सूचक होता है। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि शोध जो है वो नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्क सम्मत व्याख्या भी है। शोध का परिचय देते हुए डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि अनुसंधान का अर्थ है परिप्रेक्षा, परीक्षण, समीक्षण आदि। यानी इसमें हम विशिष्ट रूप से संधान के संदर्भ में बात करते हुए कर सकते हैं कि संधान का अर्थ है दिशा विशेष में प्रवृत्त करना या होना, और इसके साथ साथ जब हम अनु पर विचार करते हैं तो अनु का अर्थ है पीछे। इस प्रकार अनुसंधान का अर्थ हुआ किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में बढ़ना, अर्थात किसी तथ्य की प्राप्ति के लिए परिप्रेक्षा, परीक्षण इत्यादि करना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही अनेकता में एकता की सिद्धि का नाम ही सत्य है। इसी का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। अतः शोध का यह रूप सत्य की उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक से अधिक निकट होता है। कुक की परिभाषा है किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। क्रॉफोर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे अनुसंधान के लिए, उसके ज्ञान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन और विशिष्ट प्रकरणों के प्रयोग की विधि है। रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति की
स्थित और सुगठित कोशिशों और प्रयत्नों के तहत जो शक्ति कार्यकारी शक्ति के रूप में कार्यरत होती है उसे हम शोध कहते हैं। स्पार और स्पेंशन ने शोध को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। लुंडनबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए कहा है कि शोध अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है। एडवर्ड ने कहा है कि शोध किसी प्रश्न अथवा समस्या या प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है। शोध को प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्वों में अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, मौजूदा गहन समस्याओं के कारणों और प्रभावों को जानने की इच्छा, भावुकता से परे होकर असली कारणों की खोज करने की चाहत और नया खोजने और पुरानी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं, विधियों को जांचने की इच्छा इत्यादि में निहित होती है। शोध की विशेषताओं के संदर्भ में गौरतलब ये है कि शोध एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इससे प्राप्त निष्कर्ष तार्किक तथा वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं और व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। इसके द्वारा किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा किसी प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु को परिवर्तित किया जाता है। यह एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक समस्या का समाधान किया जाता है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आंकड़ों से जानकारी एकत्रित की जाती है जो प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। आंकड़ों के संग्रहण के उपरांत इनका विश्लेषण किया जाता है जिसके लिए कई परिकल्पनाओं का निर्माण एवं फिर उसका परीक्षण किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है जो आंकड़ों की प्रकृति तथा चयनित प्रतिदर्श पर निर्भर करती है। शोध द्वारा प्रदत्त ज्ञान सत्यापित होता है क्योंकि किया गया विश्लेषण नियंत्रित तथा वस्तुनिष्ठ होता है। तो प्रिय सहभागियों, शोध की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मौलिकता इसका मूलभूत गुण है। अज्ञात और अल्पज्ञात ऐसे तथ्यों की खोज होनी चाहिए जो महत्व के हों। शोध में उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांतों का नवीन आख्यान भी होना चाहिए। शोधार्थी आलोचनात्मक परीक्षण तथा सम्यक निर्णय की क्षमताओं से लैस होगा, यानी उसके साथ एक क्षमता होगी तभी स्तरीय शोध हो सकता है। प्रतिपादन सौष्ठव भी शोधार्थी का महती गुण होता है। शोध की सार्थकता वस्तुतः ज्ञान के क्षेत्र विस्तार में निहित होती है। विस्तार ही जीवन और जगत में होने वाले विकास की जड़ है। अब हम शोध की भूमिका पर दृष्टिपात करेंगे। तो अभी तक किए गए विचार विमर्श के प्रकाश में कहा जा सकता है कि
शोध के मुख्य उद्देश्य बहुआयामी होते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य ज्ञान भंडार को बढ़ाना और समस्याओं का समाधान करना होता है। इसके तहत सत्य की खोज की जाती है तथा छिपे हुए या अज्ञात सत्य का पता लगाया जाता है। इसमें नए तथ्यों और सिद्धांतों को तलाशा जाता है। मौजूदा ज्ञान का सत्यापन पहले से स्थापित तथ्यों और सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। विभिन्न चरों के बीच कार्यकारण संबंध को समझना और उसका परीक्षण करना इसका आधार है। ये किसी घटना, व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं का सही और व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत करता है। व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से सिद्धांतों और संकल्पनात्मक ढांचों का निर्माण किया जाता है। व्यावहारिक और सामाजिक समस्याओं का निदान और समाधान प्रस्तुत किया जाता है। किसी घटना या विषय पर नई और गहरी समझ से इसके तहत दृष्टिपात होता है। शोध की प्रकृति इसे एक विशेष बौद्धिक और वैज्ञानिक गतिविधि बनाती है। दरअसल शोध एक योजनाबद्ध व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट चरणों और कार्यविधियों का पालन किया जाता है। यह तार्किक और क्रमबद्ध होती है, व्यक्तिपरक विचारों के बजाय तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित होती है। शोध में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है जिसमें अवलोकन, परिकल्पना निर्माण, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष शामिल हैं। यह एक बौद्धिक क्रियाकलाप है जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित है। एक अच्छा शोध ऐसा होता है कि समान परिस्थितियों और विधियों का उपयोग करके अन्य शोधकर्ता भी उसी परिणाम की पुष्टि कर सकता है, या आप कहें तो करता है और उसको करना चाहिए। शोध का उद्देश्य हमेशा कुछ नया खोजना या फिर उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मौजूदा यानी जो वर्तमान में ज्ञान होता है उसे नए तरीके से पुनर्गठित करना होता है। शोध में प्राप्त निष्कर्ष सटीक और वैध होने चाहिए ताकि वे वास्तविक स्थिति का सही प्रतिनिधित्व कर सके। हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की क्या भूमिका है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की भूमिका के संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला भाग भाषा से संपृक्त होता है तो इसे हम हिंदी भाषा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। इसके तहत हिंदी भाषा के वैज्ञानिक और संरचनात्मक और ऐतिहासिक इत्यादि पहलुओं पर विचार किया जाता है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास, संरचना और विविध बोलियों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके विषय क्षेत्र में ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान इत्यादि आते हैं। तो दूसरे के अंतर्गत साहित्य का अनुसंधान परिगणित होता है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं, रचनाओं, साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन साहित्यिक अनुसंधान के तहत मुख्य लक्ष्य होता है। इसका उद्देश्य साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन, नई व्याख्याएं प्रस्तुत करना, साहित्य के तत्वों, प्रवृत्तियों, प्रभावों और अंतर संबंधों की खोज करना भी होता है। इसके विषय क्षेत्र में कालक्रम का निर्धारण,
प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण, किसी रचनाकार या कृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन, दो साहित्यकारों, दो कृतियों या दो भाषाओं के साहित्य के बीच समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन, रस, छंद, अलंकार जैसे साहित्यिक अवयवों का अनुप्रयोग और विवेचन, विश्लेषण, लोक कथाओं, लोक गीतों और लोक संस्कृति इत्यादि का अध्ययन इसमें समाहित होता है। इसके ही तहत साहित्य का समाजशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान या विज्ञान जैसे जो दूसरे उससे संपृक्त विषय होते हैं, उनकी भी जांच और पड़ताल की जाती है। शोध व्यक्तिगत, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सभी स्तरों पर समाज और मानव के लिए निश्चित रूप से लाभदायी होता है। यह ज्ञान के भंडार को विकसित करता है और मानव सभ्यता के विकास के लिए अपरिहार्य है। ये सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, अन्य क्षेत्रों की जटिल समस्याओं को समझने और उनके हल खोजने में सहायक है। सरकारें और संगठन नीति निर्माण और निर्णय लेने के लिए शोध निष्कर्षों का उपयोग करते हैं, जैसे आर्थिक नीतियां, स्वास्थ्य योजनाएं बनाने में इनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। शोध व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का भी विकास करता है। तार्किक और मनोवैज्ञानिक शोध अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाता है। ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण रूप से सहयोगी होता है। गौरतलब ये भी है कि यह तकनीकी और वैज्ञानिक शोध नए उपकरणों, उत्पादों और कार्यविधियों के आविष्कार के लिए भी प्रेरित करता है। तो कहने का आशय ये है कि इसका जो लाभ है वो भी बहुआयामी है और उसका भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो मित्रों, आशा है कि श्रृंखला का जो पहला व्याख्यान है वो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।